हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आप यूपीटीईटी की जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए सीटेट की परीक्षा के लिए रीट के लिए आप एमपीटीईटी के लिए अब यहाँ से पढ़ सकते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या फिर यास्मीन अबरार करके लिखा हुआ है। आपको मैं बता दूं, जब हम इस समय के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा प्रेसिडेंट को लेकर के बात करते हैं, नेशनल वुमेन्स कमीशन करके है आपका, तो यहाँ पे 121 में जो हमें आंसर देखने को मिलेगा वो है रेखा शर्मा जी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी आएगा। एक और सवाल आपसे पूछा है 122 में, कहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? दोनों के एक ज्वाइंट सेशन को लेकर के बात की गई है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष है, संसद है या फिर राज्यसभा के सभापति। 122 नंबर सवाल। यहाँ पर 122 नंबर में संयुक्त बैठक को लेकर के बात की है। लोकसभा संसद का आपका निम्न सदन या फिर प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है, वहीं राज्यसभा जो है वो द्वितीय सदन या फिर उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर ज्वाइंट सेशन को लेकर के बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से पहला होगा। 123 में पूछा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी आप इन्हें कह देते हैं। 9 में, 6 में दिया है, तीसरे में या फिर चौथे में। जब हम संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान में भाग संख्या 9 में अनुच्छेद संख्या 243 से लेकर के 243 ओ, और उसके बाद भाग 9 ए की बात की जाए तो 243 पी से लेकर के जेड जी तक बाकायदा उल्लेख किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो ग्राम पंचायत जो है वो आपका भाग 9 में देखने को मिलेगा आपको, वहीं भाग 9 ए में जो है वो शहरी पंचायती राज व्यवस्था जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो पहला आएगा। ऐसे ही यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम अनुसूचियों को लेकर के बात करते हैं तो अनुसूची संख्या 11 में ग्राम पंचायत के बारे में, जबकि अनुसूची संख्या 12 यानी कि शेड्यूल नंबर 12 में शहरी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, शहरी स्वशासन के बारे में बात की गई है। एक और सवाल दिया है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 124 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन है, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। 124 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया था। कब? 1992 में, और ये लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को। तो जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से रिलेट करता है, जबकि जो 74वां संविधान संशोधन है वो आपका 1992 में आया था। जून 1993 में ये लागू हुआ था आपका, और ये रिलेट करता है शहरी स्थानीय स्वशासन से। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा वो बी होगा। 73वें संविधान संशोधन संबंधी जो भी चीज़ें हैं अनुसूची संख्या 11, वहीं 74वें संविधान संशोधन में जो भी बातें हैं, मतलब शहरी स्थानीय स्वशासन को लेकर के बात अनुसूची संख्या 12 में की गई है। 125 में पूछा है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोला है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? यहाँ पर कहा है जो रेन वाटर है उसके साथ में घुलने पर वो एसिडिक हो जाता है। 125 नंबर सवाल में सल्फर डाइऑक्साइड, जल का फॉर्मूला आप H2O लिखते हो, प्लस इसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो ये आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 एक एसिड बनाता है, और यही जब जो प्राचीन इमारतें, दीवारें हैं उन पर जब ये गिरते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनमें आप ये कह लो कि वो क्षीण हो रही होती हैं, कमज़ोर हो रही होती हैं, और ऐसे में आप देख रहे होंगे जो ताजमहल है कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एसिड रेन से कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा एक सोर्स के रूप में। भारतीय संविधान में विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका है आपका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड? ऑप्शंस में 126 की अगर बात की जाए तो एक महोदय थे, उनका नाम था A.V. डायसी। उनका नाम था A.V. डायसी, और A.V. डायसी की अगर बात की जाए तो वो थे इंग्लैंड से, और इन्होंने ही रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया था। तो 126 में जो आपका आंसर आएगा दूसरा आएगा। 127 में है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा सचिवालय?
जब भी हम लोकसभा की अधिसूचना या चुनाव को लेकर के जब हम बात करते हैं तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वही ये काम कर रहा होता है। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है वो जारी करने का अधिकार जो है ऐसे में 127 में आपको निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगा। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल है, विशेषाधिकार काल है, शून्यकाल बोला है या फिर प्रश्नकाल बोला है। तो 128 में आपका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। उम्मीद है कि आप भी कुछ इसी तरीके से आंसर टिक कर रहे होंगे। यहाँ पर फिलहाल के लिए प्रश्नकाल जो है वो आपका देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं इसमें। 129 में लिखा है वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण दिया है यहाँ पर, पानी का वितरण या फिर इनमें से कोई नहीं। 129 ध्यान दीजिएगा। वर्षा जल संग्रहण की जब हम बात करते हैं तो प्रयुक्त जल का संग्रह नहीं होता है, ये वर्षा जल का जमाव होता है। जो रेन वाटर है उसे हम जमा करते हैं, उसका हम भंडारण कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से बी आएगा। भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क है या फिर गिर नेशनल पार्क है। तो जब हम भारतीय गैंडे को लेकर के बात करेंगे तो यहाँ से काजीरंगा आसाम में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी आएगा। भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को आपको मिलेंगे। संरक्षित है, कंजर्व हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसमें कहा है 131 में कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यानी कि 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम प्रोफेसर लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। 10% ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है एक आपके स्तर से लेकर के जब हम दूसरे स्तर पर जाते हैं तो ये आपके उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स से शुरू होकर के उपभोक्ता में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर एक फाइनली आप देखने को आपको मिलेंगे डिकम्पोजर्स यानी कि जो अपघटक होते हैं। तो 131 में जब हम जाएंगे तो उत्पादक हैं, उत्पादक के बाद उपभोक्ता और उपभोक्ता के बाद अपघटक। तो एनर्जी का फ्लो भी जो है वो कुछ इस तरीके से हो रहा होता है कि पेड़ पौधों को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी ने प्राइमरी को खाया या फिर प्रोड्यूसर्स को खाया। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ग्रीन हाउस गैस पूछा है आपसे, प्रोपेन है, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेथेन। 132 बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब हम ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर सी होगा। किस वर्णक या पिगमेंट की उपस्थिति के कारण जो पौधे हैं वो हरे होते हैं? तो कैरोटीनॉइड लिखा है, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल। 133 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं पेड़ पौधों का तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या कर रहे होते हैं? ग्लूकोज बना रहे होते हैं, C6H12O6 बना रहे होते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। शैडो ऐसे में तो ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो वर्णक होता है, जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या एरोसोल के इनका उपयोग होगा या फिर इनमें से सभी। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्लोबल चेंज जो भी है या क्लाइमेट चेंज यहाँ पर बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिम्मेदार हैं उनमें ये आपको सभी देखने को मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ से डी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा, फेसबुक पेज भी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है, आप वहाँ पर उससे भी ज़रूर जुड़िएगा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। U4VAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा है, यहाँ पर कैंडल नट ट्री दिया है, कॉपर लीफ है या सर्पगंधा। तो अगर मैं बात करूँ U4BAC फैमिली की फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए रतनजोत भी कह देते हो आप, इसे क्या कहते हैं? रतनजोत भी कह देते हैं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से जेट्रोफा होगा, पहला आंसर। फिर पूछा है आपसे कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी और इस औषधीय पौधे का नाम हिंदू धर्म महत्व से भी जुड़ा हुआ है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है ऑसिमम सैक्टम करके। अब आपसे पूछा है कि आखिर ये है कौन सा पौधा या जड़ी बूटी? तुलसी, रोजमेरी करके दिया है, अजवाइन के फूल या धनिया। 136 में जो आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है तुलसी। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ।
पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी, तो कुछ नहीं करना है, जो पीने के लिए सुरक्षित है तो आप उसे पीने योग्य पानी कह दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? 3-4 दिसंबर की जब आप ऐसे में बात करते हैं 1984 भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो यहाँ पर वो जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट या मेथिल आइसोसाइनेट करके आप कह देते हैं। आपका करेक्ट आंसर 138 का पहला देखने को मिलेगा। 3-4 दिसंबर की बात है। ऐसे में आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर के बात की गई है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर यह घोषणा की गई कि अगले साल से मतलब 1973 से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाएगा। 1973 में मनाया नहीं जा सका। 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 1974 में ये भी सवाल भी पूछा गया है, तो 1974 को याद रखिएगा। और ये जो डेट है वो है 5 जून की। तो 139 का आंसर जो है वो सी आएगा। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक दिया है, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे। तो एम एस स्वामीनाथन 1967-68 के ड्यूरेशन में भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में आप या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से आप जानते हो। तो 140 में जो आपका आंसर होगा वो एक कृषि वैज्ञानिक थे। आगे इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ पे है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून? 141 का जो आपका आंसर आएगा वो देहरादून उत्तराखंड में है, जब हम WII की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता के आया हूँ, जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाना, तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो सूख लेते हैं। 142 में आपका आंसर देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं एक और सवाल पर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पाद, मृतक भक्षी है आपका, मांस भक्षी लिखा है, शाक भक्षी लिखा है, और जो आपका 143 है वो रसायन भक्षी लिखा हुआ है, जो भी कट गया है दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले को हम लोग बोलते हैं मृतक भक्षी। आपका करेक्ट आंसर पहला मिलेगा। मांस वाला मांस खाएगा, ऐसे में अपशिष्ट उत्पाद जो खाएंगे वो मृतक भक्षी होते हैं। शाक वाला शाक भाजी होता है, उसको लेकर के बात करेंगे वो। यहाँ पर 144 में दिया है तप्त भावम जल से किस प्रकार की ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा दिया है, भूतापीय या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो 144 में आपका आंसर जो है वो भूतापीय ऊर्जा आएगा। करेक्ट आंसर सी है। एक और सवाल है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, हिमालय है या विंध्याचल? तो 16 घास स्थल जो देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जो सर्वाधिक देखने को मिलती है वो भारत में इसी जगह पर देखने को मिलती है, और वो जगह है आपका वेस्टर्न घाट। पूरे जब आप विश्व की बात करते हैं तो वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री लाइन के आसपास आपको देखने को ये चीज़ें मिलेंगी। एक और सवाल, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंथनकुलम है, यहाँ पर कोकारेवेलूर या फिर इनमें से सभी? जब हम पेलिकन पक्षी को लेकर के बात करते हैं तो इनके प्रजनन की बात हमें इन सभी जगह देखने को मिलती है जो भी आपके ऑप्शंस में यहाँ पर लिखे हुए हैं। साउथ इंडिया के सब प्लेसेस हैं आपकी, तो करेक्ट आंसर यहाँ से डी आएगा। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर इनमें से सभी? 147 नंबर की बात की जाए तो मिनी माता खाड़ी है आपकी, जापान में एक खाड़ी है मिनी माता खाड़ी। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ से निकला जो पारा था वो जा कर के इसी खाड़ी में मिल गया, और ऐसे में मछलियों ने इस पारी को खाया और मछलियों को इंसान ने, और ऐसे में इंसानों में मिनी माता रोग जो है वो देखने को मिला। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से पारा आएगा। आप इसे HG करके बोल देते हो। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत, ओजोन लेयर की बात करते हैं। 16 सितंबर को आप मनाते हो वर्ल्ड ओजोन डे। तो 148 का जो आपका आंसर आएगा वो है सदर्न, आपका जो साउथ पोल है वहाँ पर 90 डिग्री साउथ पोल। इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। M पतंजलि,
मेहरचंद हीरालाल जे कानिया या फिर SR दास। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो जाने जाते हैं या देखने को मिलते हैं वो हैं हीरालाल जे कानिया। 150 में दिया है रेड डेटा बुक किससे रिलेट करता है? नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर है विलुप्ति के करीब जो जीव है, या फिर वायु प्रदूषण से। तो रेड डेटा बुक की बात होती है जो एक्सटिंक्ट जो भी जीव हैं उनको लेकर के बात होती है। तो करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से। कमेंट सेक्शन में आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपने कितने कुछ सही किए हैं। लाइक और शेयर भी आप ज़रूर कर दिया करिए। औरों के साथ में भी मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।